ढेर सारे बहुत बढ़िया एडवांस पैटर्न के क्वेश्चंस और करेंगे अपनी प्रैक्टिस। तैयार हैं आप? तो चलिए लेट्स लॉन्च आवरसेल्व्स एंड बिगिन। पहला क्वेश्चन, amino acids are organic compounds that contain amino group in the form of proteins. Amino acids residues form the second largest components of human muscles and other tissues. Okay. Excuse me. Beyond their role as residues in proteins, amino acids participate in a number of processes such as neurotransmitter transport and biosynthesis. जनरल ज्ञान की बातें करी जा रही हैं, ले लीजिए ज्ञान, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड? इनमें से कौन है एक अमीनो एसिड? पहला है NH2COOH, दूसरा है वेल यू हैव CH3CH COOH CONH2। आप देखें अगर NH2 ग्रुप डायरेक्ट COH के साथ लग जाएगा, नो ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, नहीं ये अमीनो एसिड्स नहीं है, बीच में कार्बन चेन होनी आवश्यक, एटलीस्ट एक दूसरा कार्बन तो हो। यहां पे सिर्फ दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ जुड़ गए हैं। अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होना चाहिए NH2 और COOH सेपरेट होने चाहिए। ये लोन पेयर उधर डिलोकलाइज हो जाएगा अगर किसमें COOH में, जैसे यहां पर क्या किया है, यहां पे CONH2 कर दिया है, तो ये अमीनो नहीं अमाइडो एसिड हो गया है। सॉरी, तो ये नहीं है और ये भी नहीं है, फिर क्या है? वेल ये तो बड़े प्यारे प्यारे हैं, COOH है और यहां पर NH सेकेंडरी ही सही पर अमीन तो है, क्या ये अमीनो एसिड है? बिल्कुल है। और NH2 COOH नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ये भी नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि NH2 को थोड़ी इज्जत से सेपरेट रखिए, उसके लोन पेयर को डिलोकलाइज मत करिए, उसको अमाइड मत बनाइए। अमीनो एसिड है, अमाइडो एसिड नहीं है, राइट? ओनली डी इज द आंसर, या ओनली डी इज द आंसर। तो वार्मिंग अप था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड फॉर्म इज, आपके पास है थैलिमाइड, और थैलिमाइड में आपने डाला BrCH2COOET होल ट्वाइस। ओ माय गॉड, क्लासिकल SN2 टाइप के रिएक्शंस के लिए होता है, N- अटैक करेगा इस कार्बन पर और Br- को निकलवा देगा, नाइट्रोजन को चिपका देगा, तो आपके पास आ जाएगा CH2 और उस CH2 से जुड़ा हुआ है, एक्चुअली CH2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वैलेंसीज बैठेंगे नहीं है भाई, है ना, ये CH होगा। तो यू हैव CH COOET और यहां Br था, और Br की बजाय आपके पास NH2 लग जाएगा। ये गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस है पहले स्टेप में। आपको याद है गैब्रियल की सिंथेसिस क्या होती थी? हैं? मैं आपको याद दिला देता हूँ, फटाफट देखिए, इस तरह से होती थी। आपके पास है ये थैलिमाइड, थैलिमाइड समझते हैं आप, ये जो कंपाउंड है इसे थैलिमाइड बोलते हैं। इसमें H+ लगाया तो थैलिमाइड, अभी थैलिमाइड का एनायन बना दिया हमने। मान लीजिए आपके पास ये सॉल्ट है और आप इसे RX के साथ ट्रीट करते हैं, बैक साइड अटैक होगा और आपके पास बन जाएगा CONR, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, आप इसे बेस के साथ उबाल दीजिए या इवन एसिड के साथ उबाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए आप, बेस ज्यादा इजी पड़ता है, तो आपको मिल जाएगा ये प्लस RNH2। वाओ, एक प्राइमरी अमीन, जी हाँ, आपको एक प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। इसमें क्या करेंगे, आप H+ डालिए सबसे पहले, फिर अमोनिया डाल के हीट कर दीजिए, तो आपको वापस पता है थैलिमाइड फिर से मिल जाएगा। उसको आप दोबारा बेस डालिए, उसका एनायन बनेगा, फिर से बार बार रीयूज करते रहिए। ये क्लासिकल गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस। ओह, ये तो अच्छा बताया आपने, अच्छी बात। उसी स्टाइल से हमने किया और हमको मिल गया ये। अच्छा, और अगले स्टेप में क्या है, हमने बेस डाला है C2H5O ऐसे करके, ठीक। देखने से क्या होता है, जो भी है ये सब कर के हमने बनाया A, बना लो, ठीक। अब इसमें जब दोबारा बेस डालोगे ना तो क्या होगा, इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? हाँ है। कौन सी है, जरा गौर से देखिए, CHCOOET, COOET।
एस्टर में अगर ईटीओ माइनस वापस आरओ माइनस को वापस डाल दिया तो एस्टर्स पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं। ये एक ऐसा बेस है जहां पे इस कार्बन पर ये अटैक कर सकता था ईटीओ माइनस, लेकिन ओईटी आएगा ओईटी जाएगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो यहां कुछ नहीं होना। अलबत्ता ये H प्लस, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये निकल जाएगी। ठीक है, तो ए क्या बनेगा? ए बनेगा NH2, सी पे माइनस आ जाएगा और COOET, और यहां पर भी COOET ऐसा बन जाएगा। ये है आपका ए। अच्छा, ये क्या किया है फिर देखिए PHCH2Br से ट्रीट किया है। बड़ी हिम्मत है, हिम्मत की तो कोई कमी नहीं है जी। क्या होगा इसमें? अटैक। बेंजाइलिक ब्रोमाइड है, तो अगर आप सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन ही है, तो अटैक अधिकांश कार्बन के मार्फत होगा, तो आपको मिल जाएगा NH2 जैसा है वैसे ही कार्बन COOET, और यहां पर COOET ऐसा आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा CH2PH, ये हो जाएगा CH2PH। ठीक, फिर HCl H2O हीट। ओ माय गॉड हाउ स्वीट। जब आप इसमें HCl H2O डालेंगे, हीट वीट करेंगे, आप एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। NH2 CH2PH, हाँ जी, COOH। एक क्षण के लिए तो आप COOH दोनों एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। और एक चीज जानते हैं आप क्या? आपने जस्ट इस हाइड्रोलिसिस से जो बना लिया है वो है, अगर COH को देखिए तो यह अल्फा, यह है बीटा। आपने एक बीटा कीटो एसिड जैसी चीज बना ली है। अच्छा, तो क्या होगा जब आप इसे हीट करेंगे ना, तो बच्चा डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, एक CO2 निकल जाएगी और आपके पास बचेगा NH2 CH2PH, और यहां पर AH आ जाएगा और यहां COOH। ऐसे, जी हाँ, ये बचेगा। अब अल्फा अमीनो एसिड है जी, अल्फा कार्बन है, इससे NH2 जुड़ा हुआ है जी, बिल्कुल, ये अल्फा अमीनो एसिड है। ये किया, ठीक है, क्या बना दिया? आप ध्यान दें, CH ग्रुप है, उससे जुड़ा है NH2 CH2PH और COOH। तो CH ग्रुप है, उससे जुड़ा है NH2, यहां CH2PH है, ये नहीं है, और COOH है, तो B भी नहीं है। CH NH2 CH2PH और COOH, अरे वाह, क्या सी आंसर है? बिल्कुल सी आंसर है। अल्फा अमीनो एसिड बना लिया है आपने, खुश हो जाइए। सेराइन, एक नाम दिया है किसका? अमीनो एसिड का। और ये क्या है? वही आपके पास CH है, यहां COOH है, यहां NH2 है, और यहां पर CH2OH is an essential amino acid. Okay, the correct Fisher projection of serine is, अब सेराइन जी का फिशर प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं लोग, कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिएगा, फिशर प्रोजेक्शन के अमीनो एसिड्स के जो छोटे मोटे रूल्स थे वो इस तरह से हैं कि सबसे पहली बात है, वर्टिकल लाइन पर COOH को लेना चाहिए। हाँ जी, फिर COH क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है, उस पर नंबर पड़ता है 1, तो उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो क्या यहाँ COOH है? नहीं। क्या यहाँ COOH है? नहीं। तो ये सब बुरे हैं, ये बुरे हैं। कि यहाँ COH है? हाँ, ये अच्छा है। इनफैक्ट सिर्फ इसी फर्स्ट नियम के आधार पर कि COH को टॉप पोजीशन पर रखिए। आप 3 तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, खाली डी सही है। पूरी थ्योरी बता दो, लेकिन एक बार सुनिए, वर्टिकल लाइन बनाइए, COOH को रखिए यहां पर, और कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पर रखिए, COH CH CH2OH, कार्बन चेन पूरी वर्टिकल लाइन पर आएगी। NH2 को मत लीजिएगा, ठीक। फिर NH2 कहां है? NH2 को आप यहां या यहां, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्फ़िगरेशन, क्या इधर या इधर भी रख सकते थे, है ना? कोई ऐसा यही नहीं कि उसको लेफ्ट पे रखते, अभी जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है D या L, उसके हिसाब से वो लेफ्ट या राइट चला जाता। पर NH2 साइड चेन के रूप में या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा, वर्टिकल लाइन पर आपको कार्बन चेन सेट करनी पड़ेगी। सिंपल सा रूल है फिशर प्रोजेक्शंस लिखने का अमीनो एसिड्स के, इवन कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर दैट मैटर। This is the answer? Yes, this is the answer. Wow.
अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अगला क्वेश्चन। अ पेप्टाइड is a short chain of amino acids. How sweet. The amino acids in a peptide are connected to one another by a sequence of bond called peptide linkage. अच्छा, वैसे आप गौर करें, हम आपको पूरा ये सेक्शन रिवाइज भी कराते जा रहे हैं। बच्चे ने कई बार क्या इस पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया होता है, थोड़ा वीक होता है। तो क्वेश्चंस जिस तरह से हमने दिए हैं कि अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा है ना बच्चे, या आपको उतने अच्छे से याद नहीं है, उतनी बार बार प्रैक्टिस नहीं है, तो रिवाइज भी होता जाएगा पूरा और प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो अगेन इट्स डबल एडवांटेज। जस्ट टेक अ लुक एंड कीप विद अस, कीप ट्राइंग विद अस। Typically, peptides are distinguished from proteins by their shorter length, although the cutoff number of amino acids for defining peptide and protein can be arbitrary. कुछ अमीनो एसिड्स लाइन से जुड़े हुए हैं पेप्टाइड लिंकेजेस से। हाँ जी, अगर छोटी चेन से हैं तो हम कह देते हैं पेप्टाइड लिंकेज है, और अगर बड़ी लंबी चेन होती है तो हम कहते हैं प्रोटीन है। अच्छा, तो पेप्टाइड बड़े होकर प्रोटीन बन जाते हैं? काइंड ऑफ। कितने नंबर तक पेप्टाइड और कब प्रोटीन बनेगा, ऑर्बिट है, अलग अलग लोग अलग अलग मान लेते हैं, लेकिन ऐसे कोई एकदम निश्चित संख्या नहीं है, एक रफ रेंज जैसी है, ऐसा माने आप। ठीक है ना। ये तो बहुत सारी थ्योरी और आ गई, रिवीजन करा रहे हैं, पढ़ लो साथ साथ, बहुत काम आएगी। पेप्टाइड्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी शॉर्ट चेन्स ऑफ 2 और मोर अमीनो एसिड्स। डेफिनेशन क्या है? एक है तो अमीनो एसिड, अगर 2 अमीनो एसिड जुड़ जाए और 2 जुड़कर भी एक यूनिट बना देते हैं तो वहां से भी पेप्टाइड चालू हो जाता है। उसको प्रोटीन नहीं बोलते, पर वो पेप्टाइड तो है, पेप्टाइड लिंकेज आ गई उसमें। तो 2 अमीनो एसिड जुड़े तो एक पेप्टाइड लिंकेज चाहिए। 3 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, ए बी सी, तो 2 पेप्टाइड लिंकेज आएंगी, राइट? इस तरह से। मीनवाइल, proteins are long molecules made up of multiple peptide subunits and they're also known as polypeptides. यही पेप्टाइड बार बार जोड़ते चले जाओ एक दूसरे से, पॉलीपेप्टाइड्स। हाँ जी, यही प्रोटीन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन इज सेम एज पॉलीपेप्टाइड। जी हाँ, बिल्कुल। प्रोटीन्स कैन बी डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स, और एंजाइम भी एक अलग किस्म के प्रोटीन ही होते हैं वैसे, इनटू शॉर्टर पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स। एंजाइम क्या करते हैं? पेप्टाइड को जोड़ो तो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनते हैं, और एंजाइम इन्हीं प्रोटीन्स को तोड़ तोड़कर छोटे टुकड़े, यहां तक कि पेप्टाइड्स तक बना देते हैं वापस। ठीक है, तो जैसे जो आप खाना खाते हैं, खाना पचता है ना, तो पचने के दौरान क्या होता है, जो एंजाइम्स हैं वो जो प्रोटीन्स आपने खाए हैं उनको तोड़ते हैं, छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, ताकि आपने तो मान लीजिए कुछ दाल खाई थी, अब दाल के प्रोटीन अलग हैं, लेकिन वो इंसान बनना चाहते हैं, तो वो इंसान कैसे बनेंगे? जब उनके पेप्टाइड्स को आप, उनके प्रोटीन्स को आप तोड़ेंगे, छोटे छोटे उसके पेप्टाइड बन जाएंगे, और वो पेप्टाइड इंसानों के हिसाब से प्रोटीन के रूप में बनकर फिर आपके मसल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान को काटो तो उसमें अरहर की दाल निकलेगी, नॉट रियली, है ना, लेकिन फिर भी मतलब प्रोटीन में जो कंपोनेंट्स थे वो तो वहां से लिए गए हैं, किसमें से? दाल में से। ठीक है, आगे देखिए। अमंगस्ट सेल्स पेप्टाइड्स कैन परफॉर्म बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल some peptides can act as hormones, which are molecules that are released when from cells which affect the other areas of the body. हार्मोन्स की आपने बड़ी चर्चा सुनी होगी, अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, है ना, और ये शरीर में बहुत सूक्ष्म मात्रा में रिलीज होते हैं, लेकिन जब ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं तो सेल्स पर बड़ा तगड़ा असर डालते हैं और काफी स्ट्रांगली उनकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं। पता है ये सब? अब पता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो रिवाइज करा रहा हूं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A decapeptide. In a minute, decapeptide. Molar mass is 796 grams per mole. On complete hydrolysis gives glycine. Glycine क्या है? NH2CH2COOH, alanine and phenylalanine. ठीक है, ग्लाइसिन कॉन्ट्रीब्यूट्स, तो एक बार तो ग्लाइसिन बन रही है जी, एक बार एलानाइन और एक बार फिनाइल एनालाइन। ग्लाइसिन कॉन्ट्रीब्यूट्स 47% of the total weight of hydrolyzed product. The number of glycine units in decapeptide is, ये देखने में बड़ा गोलमाल लगता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में, है ये मोल कंसेप्ट जैसी प्रॉब्लम, कुछ बहुत लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें तो कैसे, आप देखें, कोई एक जायंट मॉलिक्यूल है जिसका मोलर मास है 796 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, और उसमें 10 यूनिट्स हैं, डेकापेप्टाइड है तो उसमें 10 अमीनो एसिड्स की किसी किस्म की यूनिट है। ठीक है,
और ये भी बोला है कि उसमें आ, 3 तरह के अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। ग्लाइसिन 47% ऑफ टोटल वेट है। अच्छा, तो मान लीजिए हमारे पास हम 1 मोल डेका पेप्टाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 796 ग्राम्स हैं डेका पेप्टाइड, ठीक। और उसमें तो मास ऑफ ग्लाइसिन इन इट कितना हो जाएगा? 796 इंटू 47% है, तो 47 अपॉन 100 ग्राम्स, इतना मास है ग्लाइसिन का। तो मोल्स ऑफ ग्लाइसिन इन इट ये कितना हो जाएगा? अच्छा, एक बात बताओ, ये पेप्टाइड बनता कैसे है? वेल, पेप्टाइड तो बनता था 2 अमीनो एसिड्स के को कंडेंस करके। तो आपके पास एक तरफ से NH2, फिर बीच में कुछ कुछ और COOH, और फिर आपके पास NH2 कुछ कुछ और फिर CO कुछ कुछ कैन बी समथिंग, इट कुड बी A, इट कुड बी B, इट कुड बी एनीथिंग, सम ग्रुप्स इन बिटवीन। जब पेप्टाइड लिंकेज बनती थी तो पता है क्या होता था? क्या होता था? एक H और एक OH हट जाते थे ऐसे, और ये डायरेक्ट जुड़ा, तो यानी यहां से क्या किया? यहां से आपने एक H2O हटाया है। ये जो पेप्टाइड लिंकेज आपने बनाई है CONH, ये जो CONH अमाइड का जो बॉन्ड है, ये पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। और ये जब आपने बनाई है तो आपने कंडेंस किया है और पानी निकाल दिया है। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ। और डेका पेप्टाइड है, इसमें 10 पेप्टाइड हैं। अगर 10 पेप्टाइड हैं, हाँ जी, तो आपने इसमें से इस तरह से 9 पानी के मॉलिक्यूल जरूर निकाल दिए होंगे जब आपने डेका पेप्टाइड बनाया होगा, ठीक है। अच्छा, 47% ऑफ टोटल वेट ऑफ हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट है, ये भी गौर करिए, गड़बड़ है यहाँ पे। तो ये 796 जो हमने यहां लिखा है ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 796 तो वो डेकापेप्टाइड था, पर उसमें आप देखिए 9 मोल पानी के भी जुड़ेंगे, तब जब उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। जब बना था तो 9 पानी निकले थे, तो 10 पेप्टाइड या 10 अमीनो एसिड जुड़े और 9 पानी निकल गए। वे 9 पानी आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो 18 इंटू 9 यानी कि 162 ग्राम्स आपको और जोड़ने पड़ेंगे। तो 162 और 796, रक्षा का वो 8, 9 और 6 15, 958। तो ये हो गया 958 ग्राम्स। अगर 1 मोल यानी कि 796 ग्राम्स आपने लिए हैं डेकापेप्टाइड के, तो उसकी हाइड्रोलिसिस पर आपको 9 पानी और जोड़ना पड़ेगा, और उससे आपको 958 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसका 47% ग्लाइसिन है बाबू, ठीक है। तो मास ऑफ ग्लाइसिन हो गया 958 इंटू 47 अपॉन 100। अच्छा, और ग्लाइसिन का खुद का वजन है 75, तो मोल्स ऑफ ग्लाइसिन इज 958 इंटू 47 अपॉन 100 इंटू 75। तो इतने मोल्स हैं ग्लाइसिन के। तो जितने मोल ग्लाइसिन के मिलेंगे 1 मोल से, एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, रेशियो ले लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल में उतनी ग्लाइसिन की यूनिट्स मिलेंगी। कितनी है ये? और करके देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है। well, this looks very interesting and a little, alarming also. कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है, डेंजरस है, पर खुशी की बात यह है नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स आएंगी तो इंटीजर ही। तो अगर हम क्लोजेस्ट इंटीजर भी रफ कैलकुलेशन करके पता कर लेते हैं, तो उससे एक्यूरेट आंसर आ जाएगा एकदम। अपने को बहुत महीन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। क्या करें? एक काम करते हैं, 47 को थोड़ा बढ़ाते हैं, 50 कर लेते हैं। 50 और 75, ठीक है। और यहाँ है ये 100, अब 47 को बढ़ा के 50 कर लिया, तो 958 को थोड़ा सा कम कर लीजिए। क्या किया हमने? 47 में 3 बढ़ाया है, ठीक है। तो 470 में एक तरह से 30 बढ़ाया होता, हाँ जी। उसके दुगने 940 में से 60 बढ़ाया होता, तो 60 कम कर देते हैं, 900 कर देते हैं लगभग। जिस प्रपोर्शन में बढ़ाया उसी प्रपोर्शन में घटा देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कहीं सही ना आ जाए। बिल्कुल सही आएगा, कहाँ जाएगा? 3 3 9 और 3 2 6,
Oh wow. 6 is the answer. Yes. Each decapeptide has 6 units of glycine. मजे की बात है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्लाइसिन, एलानाइन, फिनाइल एलानाइन का फॉर्मूला भूल जाते हैं। आप भूल भी गए और अब उसको देख के डर गए कि अरे मेरे को तो याद ही नहीं फिनाइल एलानाइन क्या थी। डजंट मैटर, इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो डायरेक्ट करें, डायरेक्ट हो रहा है। वो तो खाली डरावने नाम थे जो आपको दिए गए थे, और वैसे एक्सक्यूज मी, और वैसे आपको नाम याद होने चाहिए, इसका बड़ा महत्व है। राइट राइट। चलिए आगे चलते हैं। एक्स, अगला क्वेश्चन है, एक्स इज द सम ऑफ localized lone pairs and number of nitrogen atoms in melamine. Find the value of x. लो, 78 के मेलामाइन पर आ गई, और आपको मेलामाइन में नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर्स और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स की वैल्यू पता करनी है, और कुछ नहीं, एक तरह से आपसे इनडायरेक्टली मेलामाइन का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है। ये देखिए, दर्शन कीजिए महान मेलामाइन के। नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर्स NH2, N, 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 NH2 और NH2। क्या आप देख सकते हैं कि ये जो हैं, ये हैं डी लोकलाइज्ड। हाँ जी, और जो डिलोकलाइज नहीं हो सकते वो ये हैं 3, तो ये हैं लोकलाइज्ड। तो मेलामाइन जी के दिव्य दर्शन आपने कर ही लिए। तो नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं 3, और नाइट्रोजन कितनी है? 3 + 3 6। ये है 3 और ये है 6, तो 3 + 6 9। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9। खूबसूरत सा बहाना था ये तो, किसका? मेलामाइन का स्ट्रक्चर पूछने का। आप देखें, बड़ा आसान सा है। क्या करना है आपको? बेंजीनिस श्रृंगी बनानी है आपको, बस जस्ट दैट। आपको ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट जो नाइट्रोजन एटम्स हैं वो, या कार्बन की बजाय नाइट्रोजन रख देनी है, NNN ऐसे, राइट, इस तरह से आपके पास है। और नाइट्रोजन जहां से जुड़ी है वहां नहीं, बची हुई 3 लोकेशन पर NH2 लगाना है। बनाते रहिए, सिर्फ देखने से नहीं, अपने हाथ से लिखेंगे, बार बार बनाएंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये है मेलामाइन। बस बस। मेलामाइन के वो बर्तन आते हैं आजकल, बड़े लोग कटलरी में यूज करते हैं, तो ठीक है, अनब्रेकेबल बर्तन जो सो कॉल्ड होते हैं, वो मेलामाइन से आजकल आ रहे हैं, और बढ़िया ऑप्शन है, ऑल्दो केमिकली हैजार्डस। एनीवेज, which of the following amino acids migrates over cathode at pH 7 on electrophoresis? माइग्रेशन टुवर्ड्स कैथोड समझते हैं। कैथोड की तरफ कौन से अट्रैक्ट होते हैं? कैटायंस। तो pH 7 पर कौन कौन सा होगा अपने कैटायनिक फॉर्म में? pH 7 में कौन कौन होगा अपने कैटायनिक फॉर्म में, इसका आपको आइडिया होना चाहिए अगर आप माइग्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टुवर्ड्स कैथोड देखना चाहते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक एक करके आप देखिए, आपको 9 अमीनो एसिड्स दिए, 9 है नहीं, 8 हैं, 8 ही हैं, ठीक है। तो ग्लाइसिन, NH2CH2COOH, ठीक है। pH 7 पे क्या होगा? वेल, थोड़ा सा फील अगर आपको अमीनो एसिड्स के बारे में है, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं। जैसे अगर सिर्फ RCOOH होता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता, हाँ जी, तो क्या होता? क्या होता? क्या मतलब? एसिडिक होता, ऑफ कोर्स एसिडिक होता। कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa टिपिकली जो है 4 से 6 की रेंज में होता है, ठीक है। मैं प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर रहा हूं, ठीक। अगर सिर्फ RNH2 होता, अमीन्स, तो अमीन्स का pKb भी टिपिकली 4 से 6 की रेंज में होता है। तो pH 7 पर क्या सीन होता? pH 7 पर जो है ये RCOO- डोमिनेट करता है, ठीक है। और अमीन्स में pH अगर 7 हो जाती, अगर अमीन्स को खुद डाल दोगे तो वो pKb 4 to 6 है उनका, ठीक है। और अगर pH 7 पर जबरदस्ती आपने मेंटेन किया हुआ है, खुद अपने दम पर तो मींस बेसिक कर देते हैं, लेकिन आपने अगर एसिडिक फॉर्म मेंटेन करी हुई है, तो तभी ये हो सकता है कि वो pH 7 के आसपास आए, या वो RNH3+ ये डोमिनेट करेगा। तो pH 7
अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की है, तो RCOO माइनस फॉर्म एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करती है। अगर उसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ है, मैं आपको बहुत सिंपल डेटा, ये आप लर्न कर लो डेटा, ये बहुत अच्छा डेटा है, बहुत सिंपल और कॉमन सेंस डेटा है, इससे आप लॉजिकल इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करें बिना। तो pH 4 से 6 पे ये पीके की रेंज है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो अगर न्यूट्रल pH 7 के बफर में इनको घोल दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स लगभग कंप्लीटली डिसोसिएटेड फॉर्म में RCOO माइनस के फॉर्म में रहेंगे। अच्छा, और अगर इनको डिसॉल्व कर दिया जाए किसको, अमीन्स को, तो आप देखोगे वो लगभग सारे प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे। अच्छा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मेजॉरिटी फॉर्म प्रोटोनेटेड होती है। अमीनो एसिड्स का क्या है? वेल, अमीनो एसिड्स में ऐसा नहीं कि NH2 और COH ग्रुप एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। पहली बात तो ये है, जैसे ग्लाइसिन सबसे क्लासिक केस है। अब ग्लाइसिन के केस में आप देखेंगे, अगर इसको प्रोटोनेट कर दिया जाए, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि एसिड की स्ट्रेंथ बहुत बुरी तरह से बढ़ जाएगी। तो दिस बिकम्स वेरी स्ट्रांगली एसिडिक एज कंपेयर टू, क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन के मुकाबले प्रोटोनेटेड ग्लाइसिन ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये एक बहुत तगड़ा माइनस आई ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का भी लालच रहेगा, तो कुल मिलाकर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लाइसिन जैसे मॉलिक्यूल जिसमें NH2 और COOH ग्रुप्स दोनों सेम संख्या में, जितना बेस है उतना एसिड है, अगर pH 7 के आसपास देखेंगे तो ये क्लोज टू ज्विट्रायनिक फॉर्म होते हैं। ये इस रूप में रहेगा, NH3 प्लस CH2 COO माइनस। दिस फॉर्म्स डोमिनेट्स एट pH 7। तो जब जब अमीनो एसिड्स में एक ही COOH ग्रुप और एक बेसिक नाइट्रोजन होगी, आप पाओगे ये डोमिनेट करेगा। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए ना, हमारे इसमें आंसर नहीं होना चाहिए। क्यों? तो ज्विट्रायनिक फॉर्म आ गई। ठीक है, आइसोल्यूसिन के दर्शन कीजिए। आइसोल्यूसिन में भी एक COOH ग्रुप है, एक NH2। इसमें भी ग्लाइसिन वाली बीमारी होगी। बिल्कुल। ये क्या है? आर्जिनाइन। जी हाँ, एक COOH ग्रुप है, इसमें NH2 ग्रुप, और बाबा बाबा बाबा, इसमें दो दो जगह H प्लस अटैच हो सकते हैं। जी हाँ। अब ये प्रिडोमिनेंटली बेसिक है, बिल्कुल, क्योंकि दो दो बेसिक ग्रुप हैं। अब जबरदस्ती आपने उसको pH 7 में मेंटेन किया तो क्या होगा? तब ये होगा कि इसमें एक एक्स्ट्रा H प्लस जुड़ जाएगा और ये कैटायनिक हो जाएगा एट pH 7। कंसेप्ट क्या है? अगर NH2 ग्रुप या नाइट्रोजनस बेसिस के ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी और COOH ग्रुप्स की संख्या कम होगी, तो वो pH 7 जो न्यूट्रल pH कही जाती है, उसमें कैटायनिक फॉर्म उसकी डोमिनेट करेगी एंड दैट वुड गेट अट्रैक्टेड टू कैथोड। तो क्या ये आंसर है? जी हां, आर्जिनाइन बकायदा आंसर है। तो एक ऑप्शन हमें आर्जिनाइन की मिली है। लाइजीन भी देखिए, दो दो NH2 ग्रुप रख के बैठी है, तो ये भी वो कैटायनिक बन जाएगी, तो दो हो गया। यहां भी तो उल्टा हो गया, एस्पार्टिक एसिड में तो दो दो COH ग्रुप आ गए। अब तो ये उल्टी गंगा पाएंगे, pH 7 पर ये एनायनिक फॉर्म में रहेंगे और ये एनोड की तरफ आकर्षित होंगे। ये हमारा आंसर नहीं है। और इसमें तो बराबर है एलानाइन में, तो कूड़ा है, ये भी कूड़ा है। ग्लूटामिक एसिड में भी दो दो, तो ये एनायनिक हो जाएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। हिस्टिडाइन, हिस्टिडाइन में भी आप देखिए एक COH ग्रुप है और अमीनो ग्रुप दो दो हैं। अगर ऐसा है तो ये भी कैटायनिक फॉर्म में होगा। तीन आ गई कैटायनिक फॉर्म्स। तो जी बस मन भर गया हमारा। अब इस पे आ जाइए। तो हमने देखा कौन कौन सी, हिस्टिडाइन, आर्जिनाइन और लाइजीन, ये तीन ऐसे थे जो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स कैथोड एट pH 7। द आंसर इज 3। यस, द आंसर इज 3। डन। ओह, ऐसे तो अच्छा बोला। बिल्कुल ऐसे ही है। अगला देखिए। In order to test the peptide bond in a decapeptide, how many of the following tests can be carried out? We have ninhydrin, biuret, xanthoprotic, citric ammonium और कार्बोलामीन टेस्ट। पेप्टाइड बॉन्ड अगर डेकापेप्टाइड में टेस्ट करना है तो इनमें से कौन कौन से टेस्ट करे जा सकते हैं? well, आपको याद है कि निनहाइड्रिन, बाइरेट, xanthoprotic, सिरिक अमोनियम और कार्बोलामीन किस किस काम आते थे? वेल,
प्रोटीन्स के टेस्ट देखिए, आप लाइन से आप 1 2 3 4 5 ये टेस्ट देख पाएंगे। हाँ हाँ बताओ, निनहाइड्रिन टेस्ट क्या करता है? निनहाइड्रिन टेस्ट आपको बताता है अल्फा अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस के बारे में। आपके पास डेकापेप्टाइड था, जब उसको तोड़ेंगे तो आपको 10 अमीनो एसिड मिलेंगे या 10 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अमीनो एसिड्स के। वो एक तरह के भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जो भी है। अल्फा अमीनो एसिड्स आपको निनहाइड्रिन बता देगी। अच्छा, आप देखिए, और क्या होता है निनहाइड्रिन, याद है आपको? सॉरी, ये, और ये हमेशा OH OH के रूप में हाइड्रेटेड रहती है, एसिड। ये है आपकी पुरानी और पुश्तैनी निनहाइड्रिन। हाँ जी, निनहाइड्रिन को जब आप अल्फा अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, वार्म करेंगे, तो आपको एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा क्लासिकल निनहाइड्रिन के साथ बेस डालने पर, एंड दैट इज योर निनहाइड्रिन टेस्ट। हाँ हाँ ठीक है, एक बार देख भी लीजिए अल्फा अमीनो एसिड्स जहां आपको शक है कि आपके पास हैं क्या। एच ग्रुप है, उसको टेस्ट करने के लिए सिलिक अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है, NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6। वाह, ये कॉम्प्लेक्स होता है। जी हाँ, सिलिक अमोनियम नाइट्रेट मस्त कॉम्प्लेक्स होता है, Cd+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टैंडर्ड रिएजेंट है, लैब में पड़ा होता है। आपने सिर्फ अल्कोहल लेना है, या जिस पे आपको शक है अल्कोहल है वो लेना है, और उसमें सिलिक अमोनियम नाइट्रेट का एक सोल्यूशन मिलाना है। अगर मिलाते ही लाल रंग आ जाए,
ओह ये लाल रंग का मुझे छोड़ेगा, जो भी है ये लाल रंग आ जाए तो आप कहेंगे वाओ, एक कंफर्मेशन है इस बात का कि OH अल्कोहलिक OH ग्रुप प्रेजेंट था इसमें। स्टैंडर्ड टेस्ट अल्कोहल्स का, बहुत इजी टेस्ट है और देखते ही आप पता लगा सकते हैं कि अच्छा इसमें अल्कोहल था। तो आपको अगर अमीनो एसिड्स की लिस्ट याद ही है और उसमें OH ग्रुप कंफर्म हो गया तो आप तुरंत घंटी बज जाएगी आपकी कि अच्छा ये अमीनो एसिड्स अब इसमें हो सकते हैं। इट इज वेरी गुड, नाइस। लास्टली कार्बोलामीन टेस्ट, बड़ा बदबूदार टेस्ट होता है। क्या होता है इसमें? ये प्राइमरी अमीन की प्रेजेंस पता करने के काम में लाया जाता है। इसमें आप जो भी पदार्थ है वो लेते हैं, थोड़ी क्लोरोफॉर्म और थोड़ा केवेच डाल के उसे गर्म करते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे एक बहुत भयानक बदबू आती है और लगभग उल्टी आने लगती है। तो जब ये एकदम नॉजिएटिंग स्मेल वाले ऑफेंसिव ऑर्डर्स एमिट करने लगता है तो फिर हम पहचान जाते हैं कि इसमें प्राइमरी अमीन था। टेस्ट ऐसा होता है, RNH2 है, आप इसमें CH Cl3 और KOH लीजिए और गर्म कर लीजिए तो आपको RNC मिल जाएगा। आपको RNC या कार्बोलामीन मिल जाएगा और ये है जिसकी नॉजिएटिंग स्मेल आती है। एलिफैटिक या एरोमेटिक किसी भी तरह के प्राइमरी अमीन्स हो, दोनों के दोनों टेस्ट देते हैं, इतनी सख्त बदबू होती है कि आपको मतलब यू कैनॉट। CHO प्लस अमोनिया प्लस HCN। ठीक, देखते हैं क्या होगा। पहले तो अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे HCN से, फिर H3O प्लस हीट, पानी शानी प्रोडक्ट। ठीक, क्या लगता है आपको इसमें क्या कराने की योजना है? अब यहाँ पर अमीनो एसिड्स वगैरह बनाने की योजनाएं हैं लोगों की, कुछ कुछ चल रहा है ना। और देखें इसमें एक काम करते हैं, कई लोग HCN लिख तो देते हैं है ना, पर उनकी नीयत जो होती है वो HCN के साथ थोड़े बहुत साइनाइड आयंस की भी होती है और अमोनिया बेस है ही तो हो सकता है हल्के फुल्के साइनाइड आयंस दे दे। तो सबसे पहले तो उसको साइनाइड आयन से ट्रीट करिए, साइनाइड आयन HCN से। आपको क्या मिलेगा? आपको बच्चा लोग मिलेगा साइनोहाइड्रिन। पहले तो सी यहाँ जुड़ जाएगा और O माइनस H प्लस ले लेगा तो OH बन जाएगा, ये मिल गया साइनो हाइड्रिन। ठीक, फिर जब आप इसे अमोनिया से ट्रीट करेंगे ना तो मजे की बात ये OH आपका रिप्लेस होकर NH2 बन सकता है। क्या बात कर रहे हो? सही बोल रहे हैं, बढ़िया चीज बोल रहे हैं, बन सकता है, कोई पाप ना लगेगा इसमें। ठीक है, करा दो। अब आप इसमें H प्लस डाल के, पानी डाल के उबाल दीजिए तो क्या मिलेगा? PH CH2 CH NH2 तो है ही और साइनाइड से COOH बन जाएगा। ओ माय गॉड, ये बन गया। जी हाँ, ये तो अमीनो एसिड लगता है। बिल्कुल, अल्फा अमीनो एसिड्स बनाने का बड़ा अच्छा और फेवरेट तरीका है, बना सकते हैं इससे। ठीक है, चलिए। तो PH CH के साथ आप ये देखिए, ये NH2CH COH तो है, साइड में PHCH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। NH2CH COOH, अरे यहां तो COH गायब हो गया। ना ना ना, ये ऐसा पाप कैसे कर दिया? PHCH2CN
वो एसिटाल्डिहाइड अब रिएक्ट करेगा अमोनिया और HCN से, करेगा क्या बनाएगा, आपको मिलेगा CH3 CH, अब यहां OH और यहां CN, अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, बनेगा CH3 CH NH2 और CN, और H प्लस और पानी तो बनाएगा CH3 CH NH2 और ये बनाएगा COOH। ओके, ऐसा, जी हाँ, तो B बस इतना ही है, जी हाँ B इतना ही है। क्या हो गया, एलानाइन। ओह ये एलानाइन है, जी हाँ एलानाइन। ओवर एंड आउट, बिल्कुल ओवर एंड आउट विदाउट एनी डाउट। ग्लूकोनिक एसिड इज नॉट ऑब्टेन्ड इन, वाओ, अब हम आ गए हैं बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पर। किसमें नहीं बनता है ग्लूकोनिक एसिड, अगर ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे तो, हाँ जी हाँ, तो ऊपर CHO ग्रुप जो एल्डिहाइड का होता है COOH बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड है बिल्कुल। ग्लूकोज को टॉलरेंस रिएजेंट से हीट करेंगे और फिर H प्लस, हाँ इसमें भी ये सारे रिएजेंट्स ऐसे हैं, मतलब CHO से COOH कौन बना देगा, क्या ब्रोमीन वाटर बना देगा, हाँ, टॉलन महाराज कर देंगे बिल्कुल, फेलिंग सोल्यूशन कर देंगे बिल्कुल, और नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड कुछ ज्यादा ही कर देगा, वो और पकड़ पकड़ के ऑक्सीडेशन करा देगा, तो नहीं, इस केस में नहीं मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड, वो जो नीचे का CHO ग्रुप या CH2OH ग्रुप है उसको भी ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा, तो नहीं, नाइट्रिक एसिड बीइंग अ मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो फर्दर ऑक्सीडेशन कराना शुरू कर देगा, तो ग्लूकोनिक एसिड A B और C में तो मिलेगा, D में नहीं मिलेगा। दैट इज द आंसर। ये देखिए ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कैसे करता है, वेल आपको सैक्रिक एसिड मिलेगा। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, आप देखेंगे ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड की मदद से, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको तीर को ऐसे कर ले, ये है ग्लूकोज और ये है सैक्रिक एसिड, ऐसा हो जाएगा, CHO गेट्स ऑक्सीडाइज टू COH, और जो नीचे का CH2OH है वो भी ऑक्सीडाइज होकर COH, ऊपर नीचे टॉप और बॉटम दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो मिलता है सैक्रिक एसिड। अगर एक ही ऑक्सीडाइज होता, ऊपर वाली खोपड़ी ऑक्सीडाइज होती CHO की और COH मिलता, तो उसको ग्लूकोनिक एसिड कहते थे, ज्यादा हो गया, ये सैक्रिक एसिड है, राइट राइट। विच आर द फॉलोइंग आर प्यूरिन बेसिस, आपके पास गुआनिन एडेनिन थाइमीन एंड बोथ A एंड B, मैंने तो ऐसे याद रखा है, इसको याद रखा है मैंने, एक ट्रिक है छोटी सी, गप्पू गप्पू, गुआनिन और एडेनिन ये प्यूरिन्स हैं, ये प्यूरिन्स हैं, साइटोसिन और थायमीन ये पिरिमिडीन्स हैं, तो आंसर इज डी बोथ A एंड B, जी हाँ आंसर इज डी बोथ A एंड B। गप्पू, गप्पे मारने वाला गप्पू, वैसे याद है मुझे, आसान है, शानदार है। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, वेल ओ माय गॉड, ग्लिसरॉल्डिहाइड दे दिया, सबसे शुरुआत का मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और पूछा है कि वो RS D या L कैसे है। मैं एक बार छोटा सा रिवीजन करा दूं आपको फटाफट, कैसे कहते हैं RS और DL, बिल्कुल सुनिए। R स्टैंड्स फॉर रेक्टस या राइट, S स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर या लेफ्ट, लेफ्ट इज सिनिस्टर, इवन ओल्ड ग्रीक्स एंड लैटिन पीपल आल्सो न्यू दैट, है ना। चलिए खैर देखते हैं, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ये कहते हैं कि भाई आप जो है ग्रुप्स को ऐसे अरेंज करिए, ग्रुप्स को ऐसे अरेंज करिए कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जिसे हम शॉर्टकट में LPG कहेंगे, वो पीछे आ जाए, तो आपके पास ग्रुप बचे 1 2 और 3, और आप 1 से 2 से 3 की ओर जाइए, और जब आप 1 से 2 से 3 की ओर जा रहे हैं, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये है R, अच्छा, और अगर आपके पास ग्रुप्स 1 2 और 3 इस तरीके से अरेंज हो गए हैं कि आपको इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है 1 से 2 से 3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन हो जाएगी S, R और S, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब
स्ट्रक्चर लिख के हमने बनाई है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो RAS, तो यहां पे RAS देख सकते हैं, ऑफ कोर्स देख सकते हैं, देख सकते हैं, ऑफ कोर्स देख सकते हैं, देख सकते हैं, ऑफ कोर्स देख सकते हैं।